हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस विद एस के सर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। देखना, सॉल्यूशन चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या? अपना अणुसंख्या के गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं। अपन एक जनरल बात हमेशा पढ़ते हैं कि विलय को विलायक में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? विलयन। क्या बनेगा? विलयन। अब देखो, विलयनों के कुछ गुण ऐसे होते हैं। क्या? विलयनों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उसमें घुलनशील घुलनशील विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? उसमें घुलनशील विलय की मात्रा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो अपना पहला पॉइंट क्या हो गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि विलयनों के कुछ गुण उसमें घुलनशील विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। तो अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं कि विलयनों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उस विलयन में जो घुलनशील विलय है उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। और वही गुण घुलनशील विलय की प्रकृति या उसके संगठन से प्रभावित नहीं होते। तो विलयनों के कुछ गुण जो उसमें घुलनशील विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं तथा उस विलय की प्रकृति और उस विलय के संगठन से प्रभावित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। फिर से सुन लो एक बार। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है कि विलयनों के कुछ गुण होते हैं वो उस विलयन में घुलनशील विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? ध्यान देना है, विलय की मात्रा पर तथा विलय की प्रकृति और विलय के संगठन से प्रभावित नहीं होते। तो मतलब ऐसे गुण जो विलय की प्रकृति पर विलय की मात्रा पर निर्भर करते हो और विलय की प्रकृति और उसके संगठन पर निर्भर नहीं करते हो, वो गुण क्या कहलाएंगे? अणुसंख्या के गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे देखो, इस अणुसंख्या के गुणधर्म में एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो यहां से क्वेश्चन बनता है उससे पहले अपने एक नोट लगाइए, बात लिख लेते हैं। देखना, नोट लगाई लिखनी है अपने को ये बात कि किसी भी विलयन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, क्या है? जो अणुसंख्यक गुणधर्म है या कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब समानुपाती होती है। किसके? नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, कि उस विलयन में कितने आयन उपस्थित हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मॉलिक्यूलर वेट से, मतलब अणुभार से।
किससे? अणु भार से। तो ये एक अपने को नोट लगाइए, लिखनी है ये बात कि किसी भी विलयन के जो अणु संख्यक गुणधर्म होते हैं वो समानुपाती होते हैं उस विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या के, और वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं अणु भार के। किसके? अणु भार के। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मॉलिक्यूलर वेट से। क्वेश्चन कैसे बनता है इसी नोट के आधार पे देखना। इसी नोट के आधार पे देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्न के अणुसंख्यक, निम्न के लिए अणुसंख्यक गुणधर्म का, अणुसंख्यक गुणधर्म का घटता हुआ क्रम लिखो। कैसा क्रम? घटता हुआ क्रम। सबसे पहला आपको ऑप्शन दे दे 2m K2SO4, दूसरा ऑप्शन दे दे 2m NaCl, और तीसरा ऑप्शन दे दे 2m ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। क्वेश्चन क्या दिया कि निम्न के लिए अणुसंख्यक गुणधर्म का घटता हुआ क्रम लिखो, और अपने पास 3 दे दिए। कौन कौन से? कि पहला दे दिया एक तो 2m K2SO4 है, एक 2m NaCl है और एक 2m ग्लूकोज। अब इसका अपने को घटता हुआ क्रम में बनाना है। वो कैसे बनाएंगे देखना। अपने को ये नोट ध्यान में रखना है ऐसे क्वेश्चन आए तो, कि अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ आयंस के। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ आयंस। अगर नंबर ऑफ आयंस से काम चल रहा है, क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, तब तो ठीक है। और अगर नंबर ऑफ आयंस अगर किसी में सेम आ जाएं, मतलब दो अगर जो अपने पास यौगिक दे रखे हैं, जो विलेय दे रखे हैं, दोनों के अंदर अगर सेम आ जाएं, तब अपने को आगे जाना है। और कहां जाना है? अणु भार के ऊपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपने क्या देखेंगे कि अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती होता है नंबर ऑफ आयंस के। तो इनमें आयनों की संख्या देखो, जितने आयंस अगर अलग अलग बन रहे हैं तब तो यही सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आयंस किसी दो में सेम आ गए तो अपने को इससे आगे जाना है। और कौन सा देखना है कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? अणु भार के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अपने को कौन सा कंसेप्ट देखना है फिर? अणु भार वाला। तो अपने यहां देखते हैं, सबसे पहले अपने यहां देखते हैं 2m K2SO4। अगर मैं K2SO4 का जलीय सॉल्यूशन बनाऊं तो ये अपने जलीय सॉल्यूशन में क्या बनाएगा? 2 तो K प्लस में टूटेगा और एक SO4 -2 में टूटेगा। ऐसे ही टूटेगा ना। तो टोटल कितने आयन बना दिए इसने? 2 और 1 कितने हो गए? 3 आयन बना लिए। क्या बना लिए? ऐसे ही अगर मैं NaCl का जलीय विलयन बनाए तो NaCl है वो जल में कितने आयनों में विभक्त होगा? 2 में। एक तो Na प्लस और एक Cl माइनस। तो कितने आयन बने? 2 आयन बने। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसको जैसे ही मैं जल में घोलूंगा तो ये अपने आयनों में विभक्त नहीं होगा, या केवल एक ही प्रकार का आयन इसी फॉर्म में रहेगा, एक ही रह गया ना। अब अपन देखते हैं कि तीनों के अंदर अलग अलग आयन है क्या? अलग अलग आयन है ना। एक में 3 आयन होते हैं, एक में 2 हैं और एक में 1 है। तो अपना क्वेश्चन यही सोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने को आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात यहाँ तक? तो क्या हो जाएगा अपना घटता हुआ क्रम, कि जितने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा उतना ही उसका अणुसंख्यक गुणधर्म में ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा आयंस किस में है? 2m K2SO4 में। तो अणुसंख्यक गुणधर्म सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? 2m K2SO4 का। तो सबसे ज़्यादा लिख देते हैं हम 2m K2SO4। उसके बाद आयनों की संख्या किसकी ज़्यादा? NaCl की 2। तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा? 2m NaCl, और इसके बाद लास्ट में कौन सा आ जाएगा? 2m ग्लूकोज। क्या आ जाएगा? 2m ग्लूकोज। दोबारा देखो ध्यान से क्वेश्चन में। अपने एक क्वेश्चन दिया कि निम्न के अणुसंख्यक गुणधर्म का घटता हुआ क्रम लिखो। तो घटता हुआ या बढ़ता हुआ जब भी अपने को क्रम निकालना हो अणुसंख्यक गुणधर्म का, तो अपने को ये एक नोट याद रखना है कि अणुसंख्यक गुणधर्म होता है वो नंबर ऑफ आयंस के समानुपाती होता है,
और उसके मॉलिक्यूलर वेट या उसके अणुभार के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ही क्वेश्चन दिखे सबसे पहले ये समानुपाती वाला कंसेप्ट लगाओ कि नंबर ऑफ आयन से अगर सोल्व हो रहा है क्वेश्चन तो नंबर ऑफ आयन से कर दो, लेकिन अगर कहीं दो का नंबर ऑफ आयन सेम आ जाए तो अपन कैसे बता सकते हैं कि किसका अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा होगा और किसका कम होगा। उसके बाद आगे जाओ और कौन सा कंसेप्ट देखो, अणुभार वाला कंसेप्ट देखो। जिसका अणुभार ज्यादा उसका अणुसंख्यक गुणधर्म कम, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में है ना। अरे समानुपाती का तो मतलब क्या होता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, या नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, अणुसंख्यक गुणधर्म। समानुपाती तो ये होता है ना कि अगर दो चीजें समानुपाती में हैं, एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि एक चीज अगर बढ़ेगी तो व्युत्क्रमानुपाती में जो है वो क्या होगी, घटेगी। जैसे अणुसंख्यक गुणधर्म अगर बढ़े तो अणुभार क्या होगा, घटेगा, और अगर अणुभार बढ़ रहा है तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होगा, घटेगा। लेकिन अपने को अणुभार पे कब जाना है, तब जाना है जब नंबर ऑफ आयंस का जो अपने पास कंसेप्ट है वो सेट नहीं बैठ रहा हो, या कहीं दो के नंबर ऑफ आयंस सेम आ जाएं, तब अपने को आगे जाना है अणुभार पे। फिर अपन ने क्या देखा, ये 2M-K2SO4, 2M NaCl और 2M ग्लूकोज, इनका अपने को घटता हुआ क्रम लिखना था। तो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ आयंस वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो नंबर ऑफ आयंस वाला लगाते हैं, देखते हैं कि K2SO4 का अगर जलीय विलयन बनाए तो ये 3 आयनों में टूटेगा, 2 तो K प्लस और एक SO4 है -2, तो टोटल कितने आयन हो गए इसके, 3 आयन हो गए। ऐसे ही अपन आगे चलेंगे तो 2M NaCl, तो NaCl का अगर जलीय विलयन बनाए तो ये जल में कितने भागों में टूटेगा, 2 आयनों में, एक Na प्लस और दूसरा Cla माइनस, तो क्या हो गया, 2 आयन बन गए ना। इसी तरीके से अगर अपन ग्लूकोज का बनाएंगे तो ग्लूकोज अपने आयनों में नहीं टूटेगा, केवल ये ग्लूकोज उसी फॉर्म में रह जाएगा। तो कितने आयन बने, केवल 1। तो अब सेम नंबर ऑफ आयन सेम नहीं है ना कहीं भी, तो अपने पास ये कंसेप्ट काम कर जाएगा। समझ में आई बात। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखो जहां नंबर ऑफ आयन सेम आ जाए, और अगर नंबर ऑफ आयन सेम आ गए तो फिर अपन क्या देखेंगे, उसका अणुभार। क्या देखेंगे, अणुभार। देखो आरबीएससी की बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर नीट की अगर एग्जाम की अगर अपन बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म से सबसे पहला अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है तो वो यहीं से बनता है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में वही घटता हुआ क्रम लिखना है अपने को। कैसा क्रम लिखना है, अणुसंख्यक गुणधर्म का घटता हुआ क्रम ही लिखना है। ठीक है, अपने को इस बार क्या दे दिया, एक तो दे दिया अपने को 1M NaCl, दूसरा अपने को क्या दिया 1M HCl, ठीक है, और तीसरा अपने को क्या दिया 1M K2SO4। ये 3 देके अपने को पूछ रहा है कि निम्न का अणुसंख्यक गुणधर्म का घटता हुआ क्रम लिखो। तो वो सबसे पहले तो अपन नंबर ऑफ आयंस वाला कंसेप्ट लगाते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस वाला कंसेप्ट लगाएं तो इसके लिए कितने आयंस बनेंगे, 2, एक तो Na प्लस और एक Cl माइनस, 2 आयंस बनेंगे ना। एक तो कौन सा Na प्लस और दूसरा Cl माइनस। इसी तरीके से अगर HCl की बात करें तो इसमें भी 2 आयंस बनेंगे, एक तो H प्लस और दूसरा Cl माइनस, इसमें भी 2 आयंस बने। इसी तरीके से अगर तीसरे की बात करें तो इसमें कितने आयंस बनेंगे, 3 आयन बनेंगे, 2 K प्लस और एक SO4 माइनस 2, कितने आयन बने, 3 आयन बने। 3 आयन बन गए ना। तो सबसे ज्यादा तो अणुसंख्यक गुणधर्म किसका हो जाएगा, जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस किसके हैं, 1M K2SO4 के। तो यहां तो क्या जाएगा, सबसे पहले तो क्या जाएगा 1M K2SO4, क्योंकि 3 आयन बन रहे थे ना। यहाँ तो नंबर ऑफ आयंस वाला कंसेप्ट लग रहा है। उसके बाद बाकी 2 में अगर अपन देखें तो अपने देखा कि दोनों में 2-2 आयन बन रहे हैं, दोनों में 2-2 आयन बन रहे हैं ना। अब अगर दोनों में 2-2 आयन बन रहे हैं तो अपन कैसे पता करेंगे कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा रखता है और कौन सा कम रखता है। उसके लिए अपन आगे चलेंगे अणुभार वाले कंसेप्ट में। तो दोनों का अणुभार देखो NaCl और HCl का। तो NaCl का अपन कैसे निकालते हैं, सोडियम का कितना एटॉमिक मास 23, Cl का कितना 35.5। अरे अगर कोई भी अपन मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो उस मॉलिक्यूल में जो
एटम उपस्थित हैं उन एटम का अपन एटॉमिक मास लिखते हैं और उनको जोड़ के क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 58.5 हो गया क्या, 58.5 हो गया ना। तो NaCl का मोलर मास या अणुभार कितना है 58.5, 50 और 58, हाँ 58.5। ऐसे ही अगर मैं देखूं HCl का, किसका HCl का, तो HCl का कितना हो जाएगा, H का एटॉमिक मास 1, Cl का 35.5, तो टोटल कितना हो गया 36.5। तो किसका अणुभार है वो ज़्यादा आया, NaCl का ज़्यादा आया। इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो NaCl का अणुभार या मोलिकुलर वेट क्या आया, ज़्यादा आया। इसका मतलब जिसका अणुभार ज़्यादा उसका अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होगा, कम है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में है ना, तो इसका गुणधर्म क्या होगा, कम। HCl का देखें तो HCl का अणुभार NaCl से क्या आया, कम आया। तो अणुभार अगर HCl का कम, इसका मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म है ज़्यादा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1m HCl और सबसे कम किसका हो जाएगा 1m NaCl। ये बात समझ में आई क्या, शायद समझ में आ जानी चाहिए। अपने 2 क्वेश्चन देख लिए अलग अलग तरीके, और ऐसे ही 2 क्वेश्चन बनते हैं बस। पहला देख लिया अपने नंबर ऑफ आयंस के आधार पे, दूसरा अपन ने दूसरे क्वेश्चन में कंसेप्ट इन्वॉल्व कर लिया कि अगर नंबर ऑफ आयंस भी सेम आ जाएं तो अपने को कंसेप्ट लगाना है किसका, अणुभार का है, मोलिकुलर वेट वाला। और अणुभार का कंसेप्ट क्या है कि अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो इसके इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं इसको, अणुसंख्यक गुणधर्म है वो इसके क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ा तो पहला घटेगा। अब जो नंबर ऑफ आयंस जिनके सेम थे उनमें अणुभार वाला कंसेप्ट लगा लेंगे। कंसेप्ट लगाएंगे तो देखेंगे जिसका अणुभार कम है उसका अणुसंख्यक गुणधर्म ज़्यादा होगा, तो वो पहले आएगा दोनों में से। आ गया ना ऑर्डर, ये रहा ऑर्डर। तो ये थे अणुसंख्या के गुणधर्म। तो अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं कि विलयनों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उसमें घुलनशील विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, विलय की मात्रा पर। ध्यान रखना यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अणुसंख्यक गुणधर्म है वो विलयन में घुलनशील विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय की प्रकृति या विलय का संगठन या कंपोजिशन, उसके ऊपर निर्भर नहीं करते। और अणुसंख्यक गुणधर्म को अगर ऑब्जेक्टिव टाइप अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें अपने इसको कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने आप लोगों को बताई दिए। बस ये नोट याद रखना, ये अगर नोट ध्यान में है तो क्वेश्चन डायरेक्टली टिक करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। सबसे पहले नंबर ऑफ आयंस देखो, अगर नंबर ऑफ आयंस सेम आ जाए तो आगे वाला कंसेप्ट मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार वाला कंसेप्ट लगाओ। ठीक है, आगे देखते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म अपन कितने प्रकार के पढ़ते हैं 12th RBSE बोर्ड में, देखना। देखो अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म अपन 4 प्रकार के पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को अपन क्या बोल देंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन को क्या बोलेंगे, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या है, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को क्या बोलोगे, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलोगे, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट।
और सबसे चौथा लास्ट वाला क्या पढ़ेंगे हम, परासरण दाब। क्या पढ़ेंगे, परासरण दाब। और परासरण दाब को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अपन 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ते हैं, विलयनों के 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ते हैं, जिनमें पहला पढ़ते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा पढ़ते हैं क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा पढ़ते हैं हिमांक में अवनमन, और चौथा पढ़ेंगे अपन परासरण दाब। एक एक करके पढ़ लेते हैं, देखना। चलो अपन पहला पढ़ते हैं आज अणुसंख्यक गुणधर्म वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ये शब्द अपने पिछली क्लास में भी आया हुआ है, जब हम पढ़ रहे थे ना कि राउल्ट्स लॉ किसके लिए, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए पढ़ रहे थे ना, उसमें ये बात आई थी, जिसमें अपन ने लास्ट में एक समीकरण ड्राइव की थी, अक्स बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए, वहीं से चालू होगा। वो अपन ने वहीं पिछली क्लास में भी ड्राइव की है। तो उसमें क्या था कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में जो विलय की जो मोल भिन्न होती है वो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के क्या होती है, बराबर होती है। तो वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखना कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होगा कि अगर अपन कोई भी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में, ये राउल्ट्स लॉ ही तो चल रहा है, किसके लिए, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। तो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग क्या था अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलय की मोल भिन्न वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के बराबर होती है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के क्या होती है, समान होती है। कि राउल्ट्स ने क्या बताया था इस अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलय की मोल भिन्न उसके विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के क्या होती है, समान होती है। अतः क्या जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए। यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं पहले भी क्लासों में बोल चुका हूँ कि मैं जहाँ बी लिखूँ इसका मतलब है कि मैं विलय की बात कर रहा हूँ, सोल्यूट की। जहाँ मैं ए लिखूँ इसका मतलब है कि मैं विलायक या सोलवेंट की बात कर रहा हूँ। समझ में आई बात। अब जैसे एक्स है, एक्स क्या होती है, मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन होता है ना, तो बी लिखा हुआ इसका मतलब ये किसकी मोल भिन्न है या मोल फ्रैक्शन है, विलय का। किसका, विलय का। पी नोट अपन शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब लिखते हैं ना, तो यहाँ ए है, इसका मतलब ये विलायक का शुद्ध अवस्था में क्या है, वाष्प दाब। देखो आगे, अतः एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए। ये अपने राउल्ट्स लॉ के अंदर पढ़ भी लिया था। अब देखो, चूंकि अब विलय की मोल भिन्न क्या होगी, जब मैंने मोल भिन्न पढ़ाई थी तब तुम लोगों को बताया था मैंने, विलय की मोल भिन्न क्या होगी, अगर उस विलयन के अंदर दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक तो विलय और एक है विलायक, तो विलायक को तो अपन ए से लिखते हैं और विलय को बी से। तो विलय की जो मोल भिन्न है वो किसके बराबर होगी, विलय के मोलों की संख्या बट्टा विलायक के मोल प्लस विलय के मोलों की संख्या। तो अक्स बी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना। और आगे थोड़ा सा और देखो, इसको और सोल्व करें तो विलय के मोलों की संख्या क्या होगी। अरे अपन मोल निकालते हैं, चाहे विलय हो चाहे विलायक हो चाहे और कोई कंपोनेंट हो, तो कैसे निकालते हैं, मोल हमेशा ऐसे ही तो निकालते हैं ना, जिसका मोल निकालना हो उसकी ग्राम में मात्रा, मतलब W, बट्टा उसका मोलर द्रव्यमान या उसका अणुभार, जिसको अपन किस में लिखते हैं, मोलर द्रव्यमान को M से, मोलर द्रव्यमान किससे लिखते हैं, M से। तो W बटा M ही होता है ना। अब ये किसके मोल हैं, विलय के मोल है ना, तो इसको सोल्व करें, विलय के मोल क्या हो जाएंगे, WB बटा MB, विलय की ग्राम में मात्रा बट्टा विलय का अणुभार बट्टा, ये किसके मोल है, विलायक के मोल है ना,
तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? विलायक की ग्राम में मात्रा बट्टा विलायक का अणुभार प्लस NB, क्या वापस विलेय की मोल है क्या? विलेय के मोल। अगर विलेय के मोल किसके बराबर हो जाएंगे? विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान। समझ में आई बात? इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2। तो इस अक्ष B की जगह मैं समीकरण 1 में ये लिख सकता हूं क्या? ये लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं। कैसे? देखो, समीकरण 1 में अक्ष B का मान रखने पर, अक्ष B का मान रखने पर, अक्ष B का मान रखने पर, अक्ष B का मान रखेंगे तब क्या आएगा? अक्ष B का मान ये रख दो कि WB/MB बट्टा WA/MA प्लस WB/MB इज इक्वल टू P0A माइनस P/P0A। ये समीकरण आ गई क्या? आ गई ना? अब देखो, आगे देखो, अपने पास क्या समीकरण आ गई? ये आ गई ना, WB/MB बटा WA/MA प्लस WB/MB इज इक्वल टू P0A माइनस P/P0A। यहां देखो, अगर मैं बात करूं कि जो विलयन है वो कैसा है? तनु विलयन है। तनु विलयन का क्या मतलब होता है? तनु विलयन का ये मतलब होता है कि जिसमें विलेय की जो मात्रा है वो विलायक की तुलना में बहुत ही कम हो। दैट मीन्स नेग्लेजिबल हो। कितनी हो? बहुत ही ज़्यादा कम हो। तो तनु विलयन के लिए क्या होगा? तनु विलयन के लिए क्या होगा कि जिसमें विलायक की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है और विलेय की मात्रा क्या है? कम। तो वो होता है तनु विलयन। तो तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा कि इसमें विलायकों की जो मोल हैं वो क्या है? बहुत ज़्यादा, और विलेय के क्या है? विलायक की तुलना में बहुत कम। तो अपन विलायक की तुलना में विलेय के जो मोल हैं उनको अपन नेग्लेजिबल या नगण्य मान सकते हैं ना। ठीक है, तो तनु विलयनों के लिए NB वेरी वेरी लेस देन NA, NB वेरी वेरी लेस देन NA, मतलब विलेय के जो मोल हैं वो विलायक के मोलों से बहुत ही ज़्यादा क्या है? कम। तो NB क्या होगा? WB/MB। ये बहुत लेस देन किससे हो जाएगा? WA/MA से। तो अपन इस WB/MB को क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं क्या? कौन सी टर्म में? केवल इन दोनों के आपस में। WA/MA की तुलना में अपन WB/MB को क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मान सकते हैं तो ये समीकरण क्या हो जाएगी? देखना, WB/MB अपॉन, ये तो नेग्लिजिबल हो गया ना नीचे, तो केवल ये बचा। तो क्या हो जाएगा? WA/MA इज इक्वल टू P0A माइनस P/P0A। ये समीकरण आ गई है। आ गई ना? अब देखो, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। WB ऊपर है ना, तो ऊपरी रहेगा। अब WB के बट्टा में और उसके भी बट्टा में जो MA है वो क्या जाएगा? ऊपर। वो कहाँ जाएगा? ऊपर। और नीचे क्या जाएगा? MB गुणा, अरे यहां देखो कि WB/MB बट्टा WA/MA, तो WB/MB तो सीधा बट्टा में ही है ना। उसके बट्टा में क्या है? WA, तो WA कहाँ आ जाएगा? WA है, बट्टा ही बट्टा वाली ऊपर जाएगी तो WA यहाँ जाएगा। आ गया ना?
ठीक है, इज इक्वल टू वही पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए। अपने को यहाँ केवल इतना ही ध्यान रखना है कि ये जब जैसे ही समीकरण आ जाए, ये समीकरण आने के बाद तनु विलयन की अगर मैं बात करूं तो तनु विलयनों के लिए हमेशा क्या होगा कि जो विलायक के जो मोल हैं वो हमेशा विलेय की तुलना में बहुत ज़्यादा होंगे, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो विलेय के जो मोल हैं वो वेरी वेरी लेस देन होंगे किससे, विलायक के मोल से। इसलिए अपन विलेय वाले को विलायक की तुलना में नगण्य मान सकते हैं क्या, या नेग्लिजिबल मान सकते हैं ना, मान सकते हैं। तो अपन एन बी क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो अगर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए से बहुत ज़्यादा लेस है तो अपन इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो यहाँ जो ये समीकरण थी इसमें अपन इस डब्ल्यू बी और एम बी को नेग्लिजिबल मान के केवल क्या रखेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो समीकरण ये आ जाएगी अपने पास। ये समीकरण आने के बाद ये अपने जो बट्टा में बट्टा दे रखा है इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू बी गुणा एम ए बट्टा एम बी गुणा डब्ल्यू ए इज इक्वल टू वो पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए। तो चल ही रहा है। अब अपने को यहाँ ज्ञात क्या करना है, ज्ञात अपने को यहाँ करना है कि विलेय का मोलर मास, क्या ज्ञात करना है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, एम बी। तो अब देखो इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, वज्र गुणा बोलते हैं जिनको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखना क्या होगा कि एम बी गुणा डब्ल्यू ए गुणा इससे करेंगे ना तो पी नोट ए माइनस पी, इससे गुणा कर दिया, बराबर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डब्ल्यू बी गुणा एम ए और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, गुणा पी नोट ए। आ गया। अपने को क्या निकालना, अपने को डब्ल्यू एम बी निकालना है ना। एम बी अगर निकालना है तो ये वाला पोर्शन जो एम बी के गुणा में था वो अगर बराबर के उधर जाएगा तो क्या आएगा, बट्टा में आ जाएगा ना, बट्टा में आएगा। तो क्या हो जाएगा, एम बी इज इक्वल टू ऊपर क्या है, डब्ल्यू बी गुणा या डॉट लगा दो एम ए, आगे क्या है गुणा पी नोट ए बट्टा एम बी। तो यहाँ ही लिया अपने, क्या आएगा डब्ल्यू ए, यहाँ क्या आ जाएगा डब्ल्यू ए गुणा पी नोट ए माइनस पी। तो ये यहाँ गुणा लिख देते हैं इसके नीचे सीधा, गुणा पी नोट ए माइनस पी, ऐसे ही तो आएगा। अरे यहाँ ये पूरी संख्या इसके गुणा में थी तो अपने को एम बी बराबर निकालना है। तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में इधर जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे ना, आगे ना इसके भाग में आ गई। तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डॉट एम ए बट्टा डब्ल्यू ए डॉट पी नोट ए अपॉन पी नोट ए माइनस पी। बात तो एक ही है क्या, अरे ये और ये समीकरण बात तो एक ही है ना, है तो गुणा में ना। बस अपन ने यहाँ क्या किया कि जो भार, जो ग्राम्य मात्रा और जो मोलर मास वाली टर्म्स थी वो तो एक साइड कर लिए, उसके साथ गुणा में जो प्रेशर वाली जितनी भी हैं वो अपने क्या कर ली, एक साइड में। तो ये समीकरण अपने पास आ गई इस वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन के लिए। और इस समीकरण की सहायता से अपन उस अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में जो अवाष्पशील विलेय मिला हुआ है ना, उस अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा वो अपने इस समीकरण से निकाल सकते हैं। इस समीकरण से अपन मोलर द्रव्यमान ही क्यों, अगर मोलर द्रव्यमान ये सब दिया हुआ हो और इस विलेय की ग्राम्य मात्रा निकालनी हो तो वो भी निकाल सकते हैं ना, विलायक की ग्राम्य मात्रा भी निकाल सकते हैं क्या, और अगर विलायक का मोलर मास भी अपन इससे निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पुटअप होता है, अपने को क्या करता है वो, अपने को विलेय की ग्राम्य मात्रा दी हुई रखता है, विलायक की ग्राम्य मात्रा दी हुई रखता है और विलायक का नाम दे के रखता है। तो विलायक का नाम दे रखा है तो अपन उसका मोलर द्रव्यमान पता कर लेंगे। उसके बाद उसका शुद्ध अवस्था में वो वेपर प्रेशर भी दे के रखता है और उस विलयन का वाष्प दाब भी वो देख कर रखता है। तो अपने को क्या निकालना होता है वहाँ, एम बी, मतलब उस अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, और वो अपने को सोल्व आउट करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये समीकरण छोड़ देते हैं हम नीचे वाली, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा सब समझ में आ जाएगी। ले लिया होगा। अब देखो
ओवरऑल अपने पास जो समीकरण आई वो क्या आई, MB बराबर WB डॉट MA अपॉन WA डॉट P नोट A अपॉन P नोट A माइनस P। ये समीकरण आई, यही समीकरण आई ना। अब एक क्वेश्चन देखो, सुनना क्वेश्चन को ध्यान से। एक क्वेश्चन दे रखा है कि शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब, क्या वाष्प दाब 0.850 बार है। कि कोई एक विलायक है बेंजीन, उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे रखा है 0.850 बार। अब यदि 0.5 ग्राम विलेय को 0.5 ग्राम विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में, कितनी ग्राम, 39 ग्राम बेंजीन में मिलाकर एक विलयन बनाएं, और तो उस विलयन का वाष्प दाब, किसका, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाता है 0.845। मतलब वाष्प दाब जितना शुद्ध विलायक का था उससे कम हो गया क्या, उससे कम हो गया ना। इसका मतलब जो अपने विलय मिलाया था वो कैसा था, अवाष्पशील। तो प्रश्न क्या था कि शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब है 0.850 बार। अब यदि 0.5 ग्राम विलय को 39 ग्राम बेंजीन में घोलकर एक विलयन बनाएं, तो उस विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाता है 0.845 ग्राम में 845 बार हो जाता है। तो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान मतलब MB ज्ञात करो, MB ज्ञात करो। अब अपने को क्या देखना है, क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने को पता है MB ज्ञात करना है, अवाष्पशील विलय है और विलायक में घुला हुआ है और वाष्प दाब कम भी हो रहा है विलयन बनने के बाद। इसका मतलब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन वाला अणुसंख्यक गुणधर्म देखना है क्या। अरे ये बातें जो इसमें बता रहा है, ये बातें तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन वाले अणुसंख्यक गुणधर्म में तो होती है ना, अरे उसी में होती है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले ये समीकरण लिख लो। समीकरण लिखने के बाद देखो कि अपने को करना क्या है, MB अपने को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, दिया गया क्या है WB। WB क्या होता है, विलय की ग्राम में मात्रा। 0.5 ग्राम विलय दे रखा है क्या, तो कितना हो गया 0.5 ग्राम। आगे क्या दे रखा है MA। MA क्या होता है, विलायक का अणुभार या विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो MA इक्वल टू क्या हो गया, बेंजीन का अणुभार क्या, तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6 होता है क्या। अरे बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6 होता है ना। तो इससे अपन इसका अणुभार निकाल सकते हैं ना। क्यों, 6 कार्बन है क्या, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा 6 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है ना, और 6 हाइड्रोजन है ना, तो 1 गुणा 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 72 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 78। तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया 78। नाम दे रखा है ना विलायक का, तो उससे अपन उसका मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं नाम से ही। कितना हो गया 78। MA क्लियर। उसके बाद क्या है WA। WA का मतलब विलायक की ग्राम में मात्रा। तो विलायक की ग्राम में मात्रा कितने ग्राम में, 39 ग्राम बेंजीन में घोलकर विलयन बना रहे हैं। इसका मतलब विलायक बेंजीन क्या है, विलायक है ना, तो इसी ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 39 ग्राम, 39 ग्राम। तो कितनी होगी 39 ग्राम दे रखी है ना। अब देखो P नोट A क्या होता है, P नोट A क्या होता है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना दे रखा है 0.850। किसमें, बार में। P नोट A ये भी हो गया। P क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया P
विलयन का वाष्प दाब 0.5 ग्राम विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में घोलकर विलयन बनाते हैं तो उस विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया 0.845 बार। अब देखो तुम लोग, तुम्हें ये भी दे रखा है, 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 ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। निकालना क्या है MB। तो जोड़ बाकी गुणा भागी तो करना है, कर सकते हो आराम से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समझ में आई सबके? अब देखो आज अपन ने क्या पढ़ा, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं। उसके बाद अणुसंख्यक गुणधर्म अपन 4 पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहला आज अपन ने स्टार्ट किया था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के अपन ने समीकरण ड्राइव की, और लास्ट में अपन ने एक ऐसी समीकरण ड्राइव की जिससे अपन उस अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में जो अवाष्पशील विलेय मिला हुआ है उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, याद कर सकते हैं ना। और इसका एक एग्जाम्पल भी लेके मैंने तुम लोगों को बता दिया कि अगर शुद्ध अवस्था में एक बेंजीन का अगर वाष्प दाब इतना है तथा 0.5 ग्राम विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में घोल कर एक विलयन बनाते हैं, उस विलयन का वाष्प दाब कितना है 0.845 बार। तो उस विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। तो जैसे ही ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो अपने को सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है। निकालना क्या है MB, दिए गए क्या है WB दे रखा है, MA दे रखा है, WA दे रखा है, P0 A दे रखा है और P दे रखा है। अब इन मानों को इसके समीकरण में पुट कर दो। जैसे ही इसको अपन पुटअप करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा MB का मान। ये न्यूमेरिकल ज़रूर सोल्व करना साथ में। आज के लिए इतना ही। कल अपन दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म स्टार्ट करेंगे। कौन सा? क्वथनांक में उन्नयन या इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। धन्यवाद।